वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम इस वक्त एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हमें फ़िज़िक्स के गिवन है हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि इन डिटेल डिस्कस कर सकें। और इतना कुछ हम अपनी इस लेक्चर के अंदर ले आए कि स्टूडेंट को एमसीक्यूज सॉल्व करते वक्त किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर वर्क और एनर्जी को डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी के साथ पावर किस तरीके से रिलेट करता है, जो हमारा सिन टेक्स्ट बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 7 है। हम इसे अपने एमडीकेट प्रिपरेशन के हवाले से एमडीकेट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पूरे इनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला। मैं चाहता तो इनको पार्ट्स में बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये कि अगर एक स्टूडेंट मेरी प्लेलिस्ट को देख रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को देखे और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखने के बाद इतना मैं डैम श्योर हूँ कि वो इजीली यहाँ से आने वाले एमसीक्यूज़ को आसानी से क्रैक कर सकता है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो वर्क से ही स्टार्ट होना है। तो वर्क की डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्क की डेफिनेशन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसी बॉडी पर हम अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करे, तो इट मीन्स कि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर वर्क डन हुआ है। देखें यहाँ पर, अगर इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स अप्लाई की है तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो। इसलिए आप दूसरे फोर्स में देखें, हमने बचपन में ऐसा देखा भी होगा कि हम अगर डोरी से किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं तो वो उस डोरी के साथ ऊपर नहीं आ रही होती, बल्कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे एक सर्टेन एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रही है और फिर हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसे लिखना चाहें, आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी तो पढ़ा है ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं ये यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे इस फोर्स के मेरे पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है और एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। अब जो कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है वो देखेंगे यहाँ पर वो वेट को बैलेंस करने में लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर वेट को बैलेंस करने में वो कंपोनेंट हमारे पास लग रहा है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ना तो फोर्स का पूरा कंपोनेंट ना ही फोर्स का वाई कंपोनेंट, बल्कि फोर्स का जो ये एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट है। और एज वी नो डेट के एफ ऑफ एक्स, अगर आपने स्केलर एंड वेक्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिससे मैथमेटिकली हम यूं भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी हमें यही एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट अफेक्टिव है। तो अफेक्टिव जब कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आता है और दोनों ही क्वांटिटीज अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट का। याद है ना, सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स और फिर स्केलर एंड वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें
तो एफ एक्स डॉट डी करके भी लिख सकते हैं, जो कि फिर एफ एक्स किस में खुलेगा, एफ कॉस थीटा में। और हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो अब ये तो हुई कहानी यहाँ तक की। अब जब एमसीक्यूज पूछा जाता है तो एमसीक्यूज में हमारे साथ एक गेम प्ले किया जाता है, और वो गेम प्ले कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इस वक्त आप देखेंगे थीटा बन रहा है, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन जब हमसे एमसीक्यूज पूछा जाता है तो एंगल यहाँ से सबटेंड की जाती है, ठीक है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि अब बताएं कि क्या होगा। तो देखें कि सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पढ़ चुके हैं हम कि अगर जिस एक्सिस से हमारे पास एंगल बन रहा होता है, आप देखें ना, ये एक नया एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये जहाँ से एंगल बन रहा होता है ये हमारे पास हो जाएगा, हमें मालूम है कि जहाँ से एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो जाता है, और फिर इसके जो ये कंपोनेंट होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y कंपोनेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब अफेक्टिव कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स तो नहीं रहेगा, अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास एफ वाई अफेक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा। या अगर मैं इसे कॉस थीटा के अलोंग ये जो एंगल है ना, ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस कंडीशन को डील करूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे एक थीटा तो ये रहा, इधर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, आप मेरी बात को जरा सा गौर से सुनिएगा। देखेंगे ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ में ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक एंगल हम ले रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। अब जब मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये तो हमारे पास आ रहा है थीटा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर, थीटा। अब एक वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, और अब मुझे मालूम करना है इन दोनों के बीच का एंगल भी, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल, और फिर एक्स एक्सिस से लेकर थ्रू आउट इस वेक्टर तक का एंगल। तो जब मुझे एक्स एक्सिस से लेकर थ्रू आउट द इस वेक्टर तक का एंगल मालूम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा में से ये जो थीटा है इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ इस कंडीशन में, तो याद रखिएगा कि वो कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ डी कॉस थीटा माइनस फाई भी आ सकता है, यहाँ पे से थीटा भी कर सकते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। देन इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ये भी आप करके लिख सकते हैं। जस्ट मुझे मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा का फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, एफ साइन थीटा भी हम यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन उस फॉर्मूले की हमारे पास है, लेकिन हमने अगर कंडीशंस को समझ लिया तो हम दोनों फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा करके भी यूज कर सकते हैं, और एफ डी साइन थीटा करके भी यूज कर सकते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, फिर हम इसके ब्याह पर एमसीक्यूज भी इनके करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कर लेना है, ये होप्स हो कि आपको जो बात मैंने समझानी चाहिए वो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे मूव करना है। अब ये जो वर्क डन है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और एंगल पर, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में तीनों है, एफ डी कॉस थीटा। और इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, इसका एसआई यूनिट है जूल। टीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास अर्ज। कमर्शियल यूनिट जो वर्क का है वो हमारे पास है किलोवाट आर, ठीक, ये हमारे पास यूनिट आगे कुछ वर्क के। अब अगर हम देखेंगे एक जूल जो है, एक जूल अगर डेफिनेशन में से निकालें तो आप देखेंगे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये इसको माइनस मत समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स के 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 1 न्यूटन मीटर। क्लियर हो रही है बात, 1 जूल किसके बराबर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। और फिर अगर 1 न्यूटन मीटर को भी हम लिखना चाहें तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो मास का यूनिट केजी
एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहाँ पर मीटर है तो वो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 जूल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के। और 1 न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद 1 किलोवाट आर है। अब 1 किलोवाट आर हमारे पास किसके बराबर है? 1 किलोवाट आर हमारे पास बराबर है 3.6 मेगा जूल्स के बराबर। क्लियर? 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू व्हाट? 3.6 मेगा जूल्स के बराबर है। उसके बाद 1 कैलोरी हमारे पास किसके बराबर? 1 कैलोरी हमारे पास बराबर है 4.18 जूल्स के बराबर। और इसी तरीके से 1 अर्ज हमारे पास किसके बराबर? 1 अर्ज हमारे पास बराबर है 10⁻⁻7 जूल्स के बराबर। और अगर फिर देखें क्या हमारे पास 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 10+7 अर्ज के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं, आप देखेंगे जो किलोवाट आर है ये सबसे बड़ा यूनिट है वर्क का। किलोवाट आर से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास क्या है? कैलोरी। कैलोरी से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास क्या है? जूल। जूल से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास है अर्ज। अर्ज से जो छोटा यूनिट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है। तो आपने ये सीरीज जो है ना वो याद रखनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स इनके रिगार्डिंग क्लियर होते रहें। अब देखेंगे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गई बात? अब क्यों वर्क स्केलर क्वांटिटी? हमने पहले ही पढ़ा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन फोर्स का पूरा कंपोनेंट नहीं बल्कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। ठीक हो गई ना बात? तो लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायमेंशन ऑफ वर्क की बात करें तो डायमेंशन ऑफ वर्क हमारे पास किसके बराबर? वो ml² इनवर्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, t-स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। आप अगर इसको लिखना चाहें तो ml²/t² करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास केसेस हैं। अब देखेंगे केसेस को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। केसेस में हमारे पास अगर थीटा जो है वो 90 से लेस देन है, थीटा अगर 90 से लेस देन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा कि वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया। अगर आप दोनों लाइंस देखें तो दोनों लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी? हॉरिजेंटल वे में है, हॉरिजेंटल एक्सिस पर है। तो यहाँ पर लगने वाला थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अब थीटा अगर 0 के बराबर है तो हमने केस में पढ़ा है कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो वो वर्क पॉजिटिव होगा और वो वर्क क्या हो जाएगा? वो वर्क मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से आप देखें कि दूसरी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें कि बॉल डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है? तो डाउनवर्ड ये डिस्प्लेस हो रहा है और वेट जो है वो उसके डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में लगने वाला इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 से छोटा है। और जब बनने वाला एंगल 90 से छोटा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव और मैक्सिमम। लेकिन याद रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा किस जगह, मतलब कि कौन सी क्वांटिटीज के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर है और आप हमें बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा और इनकी वजह से जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो इट मीन्स के यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर देखें तो वर्क डन अगर थीटा 180 के बराबर है
तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगा। देखें किस तरीके से, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। एज लाइक अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो सरफेस है ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रही है, बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये हमारे बीच, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव, और नेगेटिव तो है लेकिन मैक्सिमम है। हम नेगेटिव को ज़ीरो नहीं कंसीडर करेंगे, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखें, अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी इंक्लाइन पर है, डाउनवर्ड आ रही है, और हमें बताएंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब हमसे वेट के हवाले से नहीं पूछा जा रहा, वेट के हवाले से हमने अपने पहले केस में डिस्कस किया कि वो पॉजिटिव और मैक्सिमम हो। ठीक हो गई ना बात। अब हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल 180 डिग्री का बनने वाला है। और 180 कोस 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू -FD, विच मीन्स वॉट, के वर्क डन मैक्सिमम तो है लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। ऑप्शन के बाद क्लियर हो रही है आपको। साथ ही साथ अब ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, अब फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कीप इन योर माइंड कि अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है या कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। तो फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की वजह, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम प्रोडक्ट लें तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद अगर थीटा 90 डिग्री है तो अब क्या होगा, अब वर्क डन 0 होगा। आप देखें यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं वर्क और वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है, 90 का, कोस 90 0 के बराबर। कोस 90 जब हमारे पास 0 के बराबर, तो FD मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सिमिलर वे में अगर बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है और हम नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट का रिएक्शन होता है, हमें पता है कि इंक्लाइन प्लेन पर यह हमेशा ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से देखेंगे इंक्लाइन पर ये अपवर्ड तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो नॉर्मल एंगल और डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि चाहे डिस्प्लेसमेंट या फोर्स या दोनों में से कोई एक अगर 0 के बराबर आता है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसे आप एक्सप्लेन यूँ भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आज सुबह या अभी लेक्चर सुनने के बाद आपने क्या करना है कि अपने घर की किसी भी एक दीवार को मूव करवाना है। आप 1 2 3 4 5 घंटे के लिए उस दीवार को फोर्स अप्लाई कीजिएगा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद आपसे अगर मैं पूछता हूँ, 5 घंटे बाद पूछ लेता हूँ, तो आप ऑब्वियस कहेंगे कि सर हमने दीवार को इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है कि हमारे बाजू दुखने लग गए हैं, हमारी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई है। लेकिन क्या फोर्स लगने की वजह से दीवार ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो दीवार ने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। मैं कहूँगा कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि फिजिक्स तो कहती है कि F इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 0 F। यहाँ पर आपने अप्लाई की है, मान लेता हूँ कि आपने बहुत देर तक फोर्स अप्लाई की है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है।
तो वो जो पर्टिकुलर फोर्स आपने अप्लाई की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन तो जीरो के बराबर हुआ। तो ये लाजिम है हमारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेस हो, तब हम कह सकते हैं कि कोई वर्क डन हुआ है। अदरवाइज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। इसी तरीके से अब आप देखें कि हमारे पास हैवी वेट चैम्पियनशिप चल रही है। एक हमारे पास मस्कुलर एक बॉय है जिसने क्या किया है कि यहाँ पर एक हैवी लोड को लिफ्ट किया ऊपर। ठीक हो गई ना बात। अब देखें यहाँ पर जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझिएगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ गया है, वेट ऊपर लिफ्ट किया है, ठीक है, और ग्रेविटी की फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ग्रेविटी की डब्ल्यू की जो फोर्स है वो डाउनवर्ड, और जो हैवी वेट है वो कहाँ गया, वो ऊपर की तरफ गया। अब अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो यहाँ पर वर्क डन हुआ है, आप देखेंगे ये दोनों अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लग रही है, तो अपोजिट हो गई। हमने अभी पढ़ा कि जब अपोजिट होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 180। कोस 180 किसके बराबर, -1 के बराबर। जब कोस 180 -1 के बराबर तो एफ डी नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव तो होगा लेकिन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में मैं पूछूं आपसे, इसी पर्टिकुलर केस में पूछूं कि भाई हमें वर्क डन बताओ अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो इस मस्कुलर बॉय ने खुद फोर्स अप्लाई करके उसको ऊपर लिया है, ऊपर लिफ्ट किया। अब आप देखेंगे फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हमें, मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें ये बात जहन में रखनी है कि हमसे किस रेफरेंस से पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, जो इस बॉय ने अप्लाई की है उसके वजह से जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव भी हुआ है और मैक्सिमम भी हुआ है। वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, वो नेगेटिव हुआ है लेकिन मैक्सिमम हुआ है। ये बातें हमें क्या रखनी है, ज़रा जहन में रखनी है। ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं। आप देखें कि अगर एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेकर 90 तक, तो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने पढ़ा कि 90 से जो ब्लो एंगल होगी उस पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखनी है आपने। 90 से 180 तक का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए। ठीक, इन अ सर्किल और इन अ सर्कुलर पाथ, सर्किल में जब हम होते हैं तो सर्किल में लगने वाली दो फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गई ना बात। आप देखें यहाँ पर अगर हम सर्किल में मोशन करते हैं तो सर्किल में हमारे पास दो फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और दूसरी हमारे पास होती है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। अब अगर हमने पूछा जा रहा है कि वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखेंगे वर्क डन और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आई मीन के जो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट हो रही है और जो बॉडी सर्किल में मोशन कर रही है, हमने क्या पढ़ा कि फोर्स लगे बॉडी डिस्प्लेस हो। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बॉडी अगेन एंड अगेन अपने मीन पोजीशन पर आ रही है, तो जब मीन पोजीशन पर दोबारा आएगी तो इट मीन्स के चेंज इन पोजीशन क्या है, जीरो। चेंज इन पोजीशन जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, जीरो के बराबर। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें कि देखें यहाँ पर सर्किल की तरफ लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक हो गई ना बात। तो अब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है,
एंगल तो 90 का बन रहा है, तो एफ डी कोस 90 किसके बराबर, एफ डी कोस 90 तो 0 के बराबर, पूरी वैल्यू 0 के बराबर, तो वर्क डन क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमसे पूछा जा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम कहेंगे कि 0 के बराबर। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, तो हम कहेंगे मैक्सिमम। अगर सर्कल की बात हो रही है ना, और हम मोशन यहाँ से ले रहे हैं, तो ये देखें टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में, और बॉडी मोशन भी किस डायरेक्शन में कर रही है, बॉडी मोशन भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ से हमने टेंजेंशियल फोर्स लिया वो इस डायरेक्शन में कर रही है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। वो 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो एफ डी हो जाएगा। वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, एफ डी आएगा, विच मीन्स व्हाट, पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर्कुलर पाथ के अंदर वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, तो याद रखिएगा वो मैक्सिमम होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो 0 होगा। कीप इन योर माइंड। अब वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड हम इंटर में पढ़ते हैं, वो क्या करती हैं, वो चार्ज को डिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो जब डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, तो इट मीन्स व्हाट के हमारे पास जो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हमने डायरेक्शन नहीं चेंज करवानी, हमने उसे डिस्प्लेस करवाना होता है। वो फोर्स लें जो कि डिस्प्लेस करवाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस वजह से हम ये बात भी याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं, आप देखेंगे ग्राफ हमने लिए हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के, जिसमें हम एरिया और स्लोप्स भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, ये ब्लू कलर अगर आपको दिख रहा है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक हो गई ना बात। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेरी कर रहा है, वो बढ़ रहा है। अब यहाँ तक अगर हम देखेंगे, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगुलर आ रहा है, और रेक्टेंगुलर के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एरिया किसके बराबर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप देखेंगे लेंथ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लेंथ पर हमारे पास फोर्स और विड्थ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा एफ डी, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा वर्क डन के। तो ये जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या देगा हमें, वो हमें वर्क डन देगा। सिमिलर वे में अब अगर देखेंगे, मैंने यहाँ पर एफ कोस थीटा लिया है, एफ कोस थीटा हमें क्या शो करेगा, एफ कोस थीटा हमें शो करेगा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किसी एंगल पर लग रही है, पर उस डायरेक्शन में नहीं लग रही जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वो भी फिर एफ कोस थीटा और डी के अलोंग जो एंगल मिलेगा, वो एंगल हमें क्या मिलेगा, वो एंगल हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक हो गई बात। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अब हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो अब हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है ना। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, अब देखेंगे एरिया अंडर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो कर रही है, आप देखेंगे ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल के लिए हमने क्या लिया हुआ है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा फोर्स, विड्थ की जगह पर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2 एफ डी हो जाए। तो ये इस तरीके से आपने बातें ज़हन नशीन कर लेनी है। साथ ही साथ फिर हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ। अब स्लोप ऑफ एफ डी ग्राफ क्या आ जाएगा, हमें मालूम है कि एफ डी ग्राफ में जो एफ डी ग्राफ लें या किसी किस्म का भी ग्राफ लें, तो स्लोप हमारे पास होता जाए टेन इन वाई अपॉन एक्स या वाई अपॉन एक्स करके लिख सकते हैं। अब वाई पर हमारे पास क्या है फोर्स, और एक्स पर हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा कि हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो हुक्स लॉ किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। क्लियर। तो और अगर मैं x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँ, तो इट बिकम्स f अपॉन एक्स। अब f अपॉन एक्स हमें क्या दे रहा है k, और k क्या है, k हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम इसे सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं। तो जो स्लोप एफ डी ग्राफ हमें देगा
याद रखिएगा वो क्या होगा हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट या सरफेस टेंशन। इसके बाद अब अगर हम बात करें ग्राफ फॉर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ग्राफ फॉर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, हमने इन डिटेल नहीं जाना यहाँ पर, जस्ट मैं आपको इजीली क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाएगा। देखें कि हमें सिचुएशन मिलती है कुछ इस तरीके की। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ए से लेकर बी तक हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है। आप देखेंगे हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये फोर्स हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स है तो हमने फार्मूलाज जो पढ़े हैं वो कांस्टेंट फोर्स के हवाले से पढ़े, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके काफ़ी छोटे छोटे पैचेस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इतने छोटे छोटे पैचेस हम कर लेते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हम इसके कर लेते हैं कि हर वो एक पेच बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन या जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है उस पेज के अंदर, वो बिल्कुल एज एन कांस्टेंट फोर्स हो जाती है। फिर हम उन पैचेस को एडअप करते जाते हैं और फिर फाइनली हम ए से लेकर बी तक की जो है वो फोर्स लगने की वजह से जो वर्क डन हो रहा होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि W इज इक्वल टू समीशन एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एन जो है वो नंबर ऑफ पेचेस आ जाएगा और आई उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। और ये जनरल फार्मूला इसका इस तरीके का हो जाएगा। और फिर हमने जो ग्राफ इसका लिया होता है वो ग्राफ भी यही इस तरीके से लिया होता है। आप देखेंगे अगर ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा F1, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा D1। सिमिलरली फिर दूसरे उसमें F2 D2, तीसरे उसमें F3 D3, चौथे उसमें F4 D4। इतने छोटे छोटे हमने पैचेस कर लिए हैं। फिर जब हम इन सबको सम करेंगे तो ए से लेकर बी तक हमने वर्क डन मालूम कर लिया होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ फॉर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के। इसके बाद अब क्या है, अब है हमारे पास वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन है वो किस तरीके से होता है, या ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से वर्क डन करवाती है वो देखें। यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल है। आप देखेंगे एक बॉल है जो कि ए से लेकर बी तक कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए गई है। 3 पाथ हैं, सबसे पहले पाथ ए, फिर पाथ 1, पाथ 2 एंड फिर पाथ 3। आप देखेंगे पाथ ए की अगर हम बात करें तो पाथ ए में जब ये हॉरिजेंटल गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी कि वेट, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारे पास डाउनवर्ड। और ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में। तो जो एंगल यहाँ पर बना होगा वो एंगल क्या बना होगा 90 का। तो एंगल 90 का हो तो वर्क डन किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन जब यही यहाँ पर बॉल ऊपर गया है, आप देखेंगे वर्क डन क्या हुआ होगा, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड, बॉल किस तरफ जा रहा है, बॉल जा रहा है अपवर्ड। तो एंगल क्या आया होगा, एंगल आया होगा 180। तो कोस 180 किसके बराबर, माइनस के। तो पाथ ए पर हमें जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। ध्यान में रखिएगा ये। फिर अगर पाथ 2 की बात करें तो पाथ 2 में भी ग्रेविटी की फोर्स तो डाउनवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट बॉल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो इट मीन्स के हमारे पास यहाँ भी जो वर्क डन मिलेगा वो नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। पाथ 3 में भी वर्क डन हमें यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। ठीक जैसे हमने पाथ 1 को डिस्कस किया, पाथ 3 भी इसी तरीके का। तो पाथ 1 एंड 2 एंड 3 पर हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू माइनस mgh। हमें मालूम है कि अगर हम किसी हाइट पर जा रहे हैं तो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और हम अपवर्ड जा रहे हैं। तो इन अपवर्ड जाने की वजह से बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है, mgh। तो यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को शो कर रहा है। तो पाथ 1 पर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर, माइनस mgh। पार्ट 2 पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस mgh। पार्ट 3 पर जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या है, -3 mgh।
तीनों पाथ्स में हमें एक ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। वर्क डन जो है वो पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। सेकेंडली, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा। एज लाइक अब हम क्या कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और अब इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, बॉल पहले इस तरफ गई, ठीक है, वर्क डन क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्क डन यहाँ पर जीरो, क्योंकि बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है, एंगल 90। और जब हम ऊपर गए तो ग्रेविटी अगेन डाउनवर्ड, लेकिन बॉल किस तरफ जाई, ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पर -mgh। फिर अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो वर्क डन यहाँ पर अगेन ज़ीरो, और फिर जब डाउनवर्ड आए तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव mgh आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव mgh, और यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -mgh। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट होंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। और जब ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर? कंजर्वेटिव फील्ड में यही दो कंडीशंस आती हैं कि हम किसी भी क्वांटिटी की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोड के, और जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड या एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम पावर पर। अब देखें पावर क्या है, व्हाट इज पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क मैथमेटिकली। पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम। कितना काम कितने वक्त में हो रहा है वो डिफाइन करता है पावर को। पावर को अगर उर्दू में डिफाइन करें तो इट मीन्स ताकत, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर एवरेज पावर को यूज़ करते हैं, और एवरेज पावर हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, चेंज डब्ल्यू अपॉन चेंज टी। और डब्ल्यू हमारे पास एनर्जी के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट, पावर, ठीक है, एवरेज पावर। ऐसा ही यूनिट जो पावर का है वो हमारे पास है वॉट। एक वॉट हमारे पास बराबर है जूल अपॉन सेकंड। एक जूल वर्क डन हो एक सेकंड के अंदर तो वो हमें एक वॉट पावर देता है। इसका अगर हम बेस यूनिट लें, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में से जो यूनिट निकालें, तो वर्क डन तो हमारे पास बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में टाइम, ठीक है। और फोर्स किसके बराबर है, एम ए मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एम की जगह पर केजी आ गया, ठीक हो गई बात। और एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय मीटर है तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, फिर डिवाइडेड बाय, सॉरी सेकंड स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय टी है। तो टी डिवाइड में है तो सेकंड के साथ, सेकंड स्क्वायर के साथ एक और सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब इज द बेस यूनिट ऑफ पावर। याद रखनी है, ये सारी बातें याद रखनी है आपने। इसके बाद वर्क डन किसके बराबर, पावर किसके बराबर, वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वर्क डन किसके बराबर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, आप देखें कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। ये दूसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, जो कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आल्सो गिव्स अस पावर। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वो ये कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
लेकिन पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसी वजह से पावर प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जो फोर्स है वो पूरा नहीं, बल्कि फोर्स का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है यानी कि एफ कोस थीटा वो अफेक्टिव है, क्योंकि हमने वर्क डन अपॉन टाइम लिया है। तो वर्क डन में तो हमारे पास एफ कोस थीटा ही अफेक्टिव है। तो हम यहाँ पर P इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा कर देंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये याद रखना है कि जो एक हॉर्स पावर है, नाइन्थ में भी पढ़ते हैं हम, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हमने, कि एक हॉर्स पावर हमारे पास किसके बराबर है, एक हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट्स के बराबर है, जबकि 0.746 किलो वाट हमारे पास आ जाता है। क्योंकि अगर हम ड्राइव करें, पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं पर 6 पर, ठीक है। 6 से लेकर अगर हम 7 तक जाएं तो हमारे पास 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ किलो के बराबर है, तो 0.746 हमारे पास किलोवाट आ जाएगा। अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी भी हमारे पास दो टाइप से, हम आगे डिस्कस भी करेंगे उनको। तो जो पावर है वो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 mv² के, और डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। नीचे टी है ना, तो हमने डिवाइडेड बाय टी कर दिया। अब देखेंगे mv²/2 डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/t। इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास के P इज इक्वल टू mv²/2t। ठीक हो गया कि जो पावर है उसका फॉर्मूला आ जाता है mv²/2t। ये यूज़ करने हमने एमसीक्यूज में, हम करेंगे भी। इसके बाद इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी में पावर किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम के। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है mgh के, और mgh डिवाइडेड बाय टी कर देंगे हम। तो mgh अपॉन टी कर दें, आप देखेंगे ये जो h अपॉन टी है, ये h अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के या वेलोसिटी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू mgv। m स्टैंड फॉर मास, g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी हमें पावर मिल गया। अब अगर पावर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें पूछा जा रहा है और मास, वेलोसिटी, टाइम गिवन है, तो हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे P इज इक्वल टू mv²/2t के। और अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है तो P इज इक्वल टू mgv के फार्मूले को यूज़ करके हम इजीली पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास वर्क हो गया, पावर हो गया, लास्ट हमारे पास रहता है एनर्जी। अब देखेंगे एनर्जी क्या है और कैसे डिस्कस करनी है। देखेंगे एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की जो सलाहियत है इससे हम कहते हैं एनर्जी। ठीक हो गई। अब एनर्जी में हम जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक हो गई ना बात। आप किसी बड़े से पत्थर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो जब आप उसे लेकर जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। और अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है। हम कहेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी लगी है वो एनर्जी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो एनर्जीज यूज हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के हवाले से हमने क्या पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी पजेस करेगी। ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। कोई भी बॉडी अगर
पॉजिटिव होती है। कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, इट मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 mv²। अब आप देखें यहाँ पर कि v वेलोसिटी, हमने पढ़ रखा है कि v अगर वेलोसिटी अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर मिलता है। वेक्टर अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट हमेशा हमें वेक्टर ही मिलना है। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये एक्चुअल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का है जो कि नीचे हमने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई बाई जो v² है ना, ये v.v है, और v.v है तो इट मीन्स के यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है। अब आप देखें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो mv हमारे पास किसके बराबर, लास्ट के लेक्चर्स में हम पढ़ कर आए, mv हमारे पास मोमेंटम के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p v करके लिख सकते हैं हम। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी को हम देखेंगे mv² के बराबर है, तो मैं m को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा, m² आ जाएगा। यहाँ पर देखें ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पर m² आ जाएगा, m²/v², डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मोमेंटम आ जाएगा, और सॉरी m आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब आप देखेंगे p जो है वो हमारे पास बराबर होता है mv के, तो m²v² किसके बराबर हो जाएगा, m²v² हमारे पास बराबर हो जाएगा मोमेंटम स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में ये 2 जब m के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2m हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। इसी तरीके से ये भी बात आपने याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी एक एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है, हमने फार्मूले में देखा कि वो स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है चेंज इन पोजीशन। ठीक, पोजीशन के चेंज होने की वजह से हमारे पास बॉडी में पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एज लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास शीशे का गिलास है, या यूं कह लें कि एक हमारे पास स्टील का गिलास है, अगर मैं उस स्टील के गिलास को एक छोटी सी हाइट से, बिल्कुल अगर आप चरपाई पर बैठे हुए हैं या टेबल पर बैठे हुए हैं, टेबल से गिरा दें आप तो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होगी, या अगर आप उस गिलास को ऊपर फेंक दें और फिर ऊपर से जब वो नीचे आएगा तब आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आप कहेंगे कि सर जब ऊपर से आएगा तब आवाज़ ज़्यादा होगी, ऊपर से जब आएगा तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पर गया है। तो चेंज इन पोजीशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है एनर्जी। जैसे हम अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर केमिकल मौजूद होता है, लेकिन वो केमिकल क्या होता है, उस सेल के अंदर स्टोर होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्टोर्ड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है, पी ई इज इक्वल टू mgh। अब जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है, तो मैंने वो भी लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। जनरल फार्मूला है, हमने मजीद इसको कंफ्यूजन में नहीं लेकर आए। इसी तरीके से फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी हमारे पास क्या है, अब देखेंगे फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर जाऊं तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है, उसे रिपेल करना है, लेकिन मैं उस पर वर्क डन कर रहा हूँ और उसे पॉजिटिव चार्ज के करीब लेता जा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। तो जब भी मैं फील्ड के अगेंस्ट काम करूँगा तो क्या होगा कि वहाँ पर पोटेंशियल स्टोर होगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा, जो स्टोर्ड पोटेंशियल होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं चार्ज को उसकी फील्ड के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ, ठीक हो गई ना बात। तो अब क्या होगा कि उसमें भी पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लेकिन चार्जेस की वजह से तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर केमिकल
ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किसकी, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बाद यूनिट्स लें तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो है जूल, ठीक है, और एक जूल जो है वो हमारे पास बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और एक न्यूटन मीटर हमारे पास बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। अदर जो यूनिट्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, अर्ज, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, फुट मल्टीप्लाई बाय पाउंड मल्टीप्लाई और लास्ट में हमारे पास कैलोरीज। तो अब देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के। वन अर्ज जो है वो हमारे पास बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल्स के। 1 BTU एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारे पास बराबर होता है 1055 जूल्स के, और एक कैलोरी हमारे पास बराबर होता है 4.18 जूल के। तो ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट्स आ गई। इसके बाद अब हमने फार्मूलाज ड्राइव करने, देखें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पर, इनको भी हमें याद रखना है। अब देखेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m के, और अब मुझे क्या करना है कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखना है, तो थर्ड जो क्वांटिटी होगी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, मास को कांस्टेंट कर दिया। जब मैंने मास को कांस्टेंट कर दिया तो मुझे पता चला कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया काइनेटिक एनर्जी के। ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एमसीक्यूज करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर मास कांस्टेंट तो मोमेंटम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। और अगर इसी तरीके से फिर इनका रेशो लें तो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर इज इक्वल टू KE1 डिवाइडेड बाय KE2। फिर अगर मैं रूट ऑन बोथ साइड करूं तो स्क्वायर से तो इनके रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अंडर रूट यहाँ पर आ जाएंगे और ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू अंडर रूट KE1 डिवाइडेड बाय KE2। तो ये हमारे पास तीन जो है वो बेसिक फार्मूलाज हमारे पास आ जाएंगे, और इन तीन बेसिक फार्मूलाज में हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तब जब मास कांस्टेंट। अब क्या किया हमने, काइनेटिक एनर्जी को ही कांस्टेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो जो पी स्क्वायर है मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। और फिर इसी तरीके से तीन जो ये रिलेशंस लिए ऐसे दो रिलेशंस और यहाँ पर आ जाएंगे, ये रेशो का रिलेशन आ जाएगा विद मैस, और फिर अंडर रूट कर देंगे हम इनके। तो काइनेटिक एनर्जी जब हमने कांस्टेंट रखनी है तो मोमेंटम का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिमिलर वे में जब मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर दूं तो अब क्या रिलेशन आएगा, जब मोमेंटम को हम कांस्टेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन आएगा, और वो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, अब वो रिलेशन इनवर्स का आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स का जब हम रेशो लेते हैं तो KE1 डिवाइडेड बाय KE2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फार्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ। सिंपल। अब हमारे पास ग्राफ है, इसको ज़रा समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्राफ, किसके बीच का ग्राफ, मोमेंटम स्क्वायर और मास के बीच का है। जब मोमेंटम स्क्वायर और m के बीच का ग्राफ आएगा तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। तो जब डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं तो इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा मोमेंटम और मास के बीच में क्या ग्राफ आएगा, क्लियर, अभी तो मोमेंटम स्क्वायर और m के बीच का पूछ रहे हैं ना, फिर पूछेंगे मोमेंटम और मास के बीच का क्या ग्राफ आएगा। तो उसके लिए आपने ये डेटा समझनी है। ये देखेंगे मोमेंटम, ठीक है, और हमने पढ़ा कि मोमेंटम का स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन रखता है मास के साथ। तो मोमेंटम अगर 1 है तो मोमेंटम स्क्वायर भी 1 आएगा, मास भी 1 आएगा। लेकिन अगर मोमेंटम स्क्वायर 2 कर दें
तो मोमेंटम 2 कर दें तो मोमेंटम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और मैस भी क्या हो जाएगा 4। मोमेंटम 3 कर दें तो मोमेंटम स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मैस भी क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आप देखेंगे जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मैस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ग्राफ कांस्टेंट आएगा, आप कहेंगे कि कांस्टेंट तो नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू वेरीज करनी है। तो जब वैल्यू वेरी करेंगी तो हमारे पास अगर हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। तो ये याद रखिएगा कि मोमेंटम और मैस के बीच का जो ग्राफ है वो कर्व्ड ग्राफ आता है, जबकि मोमेंटम स्क्वायर और मैस के बीच का ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है। इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी हम डेरिवेशंस तो यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या थे कि जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यानी कि वर्क डन होने की वजह से या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है या दोनों में चेंज आ सकता है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने इन डिटेल पढ़ रखा है इन आवर फर्स्ट ईयर। अब देखेंगे W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, यानी कि W की वर्क डन की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, ऑब्वियस आ सकता है। तो आप देखेंगे अगर W हमारे पास FD के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी 1/2m और डेल्टा V का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि चेंज इन V का स्क्वायर आ जाएगा। अब FD सेम इज इक्वल टू 1/2m, चेंज को खोल के लिखें तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इम्पोर्टेंट एक रिलेशन लेना चाहें तो वो ये रिलेशन है कि D जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी V के स्क्वायर के, या चेंज इन V के स्क्वायर के। ये चेंज के हवाले से बात याद रखनी है, चाहे हम ये चेंज यहाँ पर लिखें या ना लिखें। तो ये याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन रखता है अगर हमारे पास वर्क डन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो। इसके बाद वर्क डन किस में चेंज लाता है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज ला सकता है। तो वर्क डन की जगह पर FD mg चेंज इन H आ जाएगा यहाँ पर, जिसको हम कैसे लिखते हैं H2 माइनस H1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे पोटेंशियल में चेंज किस तरीके से आ रहा है। अगर हम इस बॉल को यहाँ से मान लेते हैं कि ड्रॉप कर रहे हैं इस पॉइंट तक, और ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई होगी, ठीक है ना। और ये इन दोनों की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, जिसके ब्याह पर हम ये सारी इक्वेशंस निकाल रहे हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से भी हमारे पास D का जो रिलेशन है वो H के साथ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इफ़ वी हैव कंजर्वेटिव फोर्स, अब जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगी उसमें हमारा जो एसोसिएशन होगा वो एसोसिएशन जस्ट किसके साथ होगा, वो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन है अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो। और अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी से हमारा एसोसिएशन नहीं होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। तो ये याद रखिएगा। अब अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास कंसर्न किसके साथ है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। तो अगर इन कंजर्वेटिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉजिटिव वर्क डन, वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है ना, तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा, आप देखें कि अगर मैं अब बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ड्रॉप करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर, कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस भी कहाँ हो रही है, डाउनवर्ड, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी कितना बन रहा है, वो एंगल भी हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है। तो FD आ जाएगा यहाँ पर, वर्क डन पॉजिटिव आया,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, डाउनवर्ड जाने की वजह से डिक्रीज हो रही होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वर्क डन हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इसी तरीके से जब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन नेगेटिव हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। यहीं से फिर जब मैं इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हुए इससे ऊपर ले जाऊंगा तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड, और हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा और cos 180 -1 के बराबर है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और जब वर्क डन नेगेटिव हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। कीप इन योर माइंड, और इसे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहता है इस पूरे सिलेबस का, वही है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे इंटर कन्वर्जन में क्या हो रहा है कि इंटर कन्वर्जन में पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। आप देखें यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर इस हाइट पर बॉल को अभी हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी हमने उसे ड्रॉप नहीं किया, जब मैंने इस हाइट पर इस बॉल को पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अब चूंकि पकड़ा हुआ है तो मोशन हो ही नहीं रही, मोशन नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 0 के बराबर। इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर हमने क्या किया है कि जब मैंने इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद इस पॉइंट पर छोड़ा है, इस पॉइंट पर दोबारा हमने क्या किया है कि इसे पकड़ लिया, या यूँ कह लेंगे मोशन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया। तो अब हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, चेंज इन h आया होगा। h ग्रेटर में से लेज़र को माइनस करते हैं ना, तो h में से हमने किसको माइनस कर दिया, x को माइनस कर दिया, ठीक हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, mg h माइनस x के बराबर। तो जो यहाँ पर h माइनस एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो फिर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, वो कन्वर्ट हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में। और अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई mgx। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर जब बीच रास्ते में यहाँ पर हमने इसको रोका तो अब काइनेटिक एनर्जी mgx हो चुकी है। जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ साथ फिर टकराने से बिल्कुल पहले, बिल्कुल जहाँ पर टकराने से पहले क्या हुआ, हमने मोशन को स्टॉप करके देखा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो चुकी थी, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो टोटल की टोटल जो यहाँ पर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh वो किस में कन्वर्ट हो गई, mgh में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद जब हमने इसको देखा तो टकराने के बाद वो जो काइनेटिक एनर्जी है वह एक साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास इंटर कन्वर्जेंस तो हो गई, हमें समझ में भी आ गई कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं। अब केस नंबर 1 क्या है कि हम एयर फ्रिक्शन को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमने निगलेक्ट किया हुआ है। हम सब सपोज कर रहे हैं कि, अज्यूम कर रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हमारे पास क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh। चेंज हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखें ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर, 1/2 mv² के। तो ये हो जाएगा mg डेल्टा h, या अगर हम इसे चाहें तो mgh करके भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब क्या होगा देखें, 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, m के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v²। अगर हम रूट ऑन बोथ साइड करें, इस पर भी रूट ऑन बोथ साइड करें और इस पर भी हम रूट ऑन बोथ साइड करें, तो क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू √2gh। ठीक, एयर फ्रिक्शन नहीं है तो जो वेलोसिटी होगी वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, अंडर रूट
2GH के थ्रू मालूम करेंगे। ये बात हमने याद रखनी है। अब दूसरा गैस है जिसमें एयर फ्रिक्शन मौजूद है। तो जब एयर फ्रिक्शन मौजूद है तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बल्कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क डन उस एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी हो रहा होगा। तो हम लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात। अब एयर फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हो रहा है। अब देखें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो वर्क डन हो रहा है, वर्क हो रहा है अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा, FH हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब जो कि यहाँ पर प्लस हो रहा है इज इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के बराबर हो जाएगा ये, और पूरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh माइनस FH, यानी कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। ठीक हो गई बात। इससे अगर v की वैल्यू हम ड्राइव करें तो 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, m यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो v इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय mgh माइनस FH डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी तब जब विद एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, वह एफिशिएंसी ईटा। एफिशिएंसी अगर हमें मालूम करनी है तो जस्ट आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अगर मालूम करनी है तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये याद रखनी है। और परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी तो लॉस डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 करके रखना है। यहाँ पर वर्क डन हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, फिल वक्त आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक हमने वर्क एंड एनर्जी जो सिलेबस के अंदर गिवन है उसे इन डिटेल डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट के लेक्चर में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जितने भी MCQs कर सकते हैं वो करेंगे। तब तक के लिए